नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के उस सबसे पहले राजवंश की। एक ऐसी कहानी जहां सत्ता उन लोगों के हाथ में आई जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक गुलाम के तौर पर की थी। सोचिए, जंजीरों से सिंहासन तक का सफर। यही वो सवाल है जो मामलूक या गुलाम वंश की कहानी का सार है। मतलब ये कोई मामूली बात तो थी नहीं। इन शासकों ने अपनी जिंदगी गुलामी में शुरू की और सल्तनत के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। उनकी ये कहानी वाकई ताकत, सियासत और किस्मत की एक जबरदस्त मिसाल है। तो चलिए गुलाम वंश के इन 84 सालों के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये वंश शुरू कैसे हुआ, फिर जानेंगे इसके असली निर्माताओं के बारे में, एक रानी के दौर की उथल-पुथल को समझेंगे, बलबन के सख्त शासन को देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस राजवंश का पतन इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? सब कुछ शुरू हुआ सन 1206 में एक विजेता की अचानक मौत के साथ। तो हुआ यूं कि मोहम्मद गौरी ने तराइन में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन 1206 में उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये था कि उसकी जीती हुई जमीन का क्या होगा, कौन संभालेगा? तो गौरी ने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का जिम्मा सौंपा हुआ था। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई, एक गुलाम के हाथ। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर इल्तुतमिश ने इन जीते हुए इलाकों को एक ठीक-ठाक चलती हुई सल्तनत में बदला। तो इस वंश का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो अपनी दरियादली के लिए इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। लेकिन उसका राज बहुत लंबा नहीं चला। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई और मशहूर कुतुब मीनार की नींव भी रखी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। ऐबक के बाद उसके उत्तराधिकारी को हटाकर एक और पूर्व गुलाम इल्तुतमिश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मजे की बात यह है कि इल्तुतमिश न सिर्फ ऐबक का गुलाम था, बल्कि बाद में उसका दामाद भी बना और उसी ने इस नई नवेली सल्तनत को सही मायनों में संगठित किया। सही मायनों में देखा जाए ना, तो इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का असली निर्माता कहा जाता है। उसने कुछ बहुत बड़े और जरूरी काम किए। सबसे पहले राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया, फिर बगदाद के खलीफा, जो उस वक्त समझिए इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु थे, उनसे सुल्तान की उपाधि ली। ये एक तरह से अपनी हुकूमत पर लेजिटिमेसी की मोहर लगवाना था। और तो और उसने अपने 40 सबसे वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया, जिसे कहते थे तुर्कान-ए-चहलगानी। ये 40 लोग सल्तनत के पिलर बन गए। इल्तुतमिश ने अपने बाद गद्दी के लिए एक ऐसा फैसला लिया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। इस फैसले ने सल्तनत में एक शानदार दौर तो लाया, लेकिन उसके बाद सत्ता के लिए एक खतरनाक जंग भी छेड़ दी। सोचे, उस दौर में सारी परंपराओं को तोड़ते हुए इल्तुतमिश ने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया को सबसे काबिल उत्तराधिकारी माना। लेकिन जो तुर्क सरदार थे, उन्हें एक औरत का हुक्म मानना भला कैसे मंजूर होता? तो उन्होंने पहले उसके नाकाबिल भाई को ही गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक, आखिरकार उसने सिंहासन हासिल कर ही लिया। पर उसे लगातार तुर्क सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय के एक इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने क्या खूब लिखा है। वो एक महान शासक थी, लेकिन उसका औरत होना ही उसके पतन का कारण बना। और हुआ भी यही। 1240 में रजिया को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद तो जैसे अराजकता का एक लंबा दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक कमजोर और कठपुतली राजा आए, जिनकी डोर असल में उन्हीं 40 ताकतवर तुर्क सरदारों यानी चहलगानी के हाथ में थी। इसी उथल पुथल और अराजकता के बीच उन्हीं 40 सरदारों के ग्रुप चहलगानी से एक बहुत ही ताकतवर सरदार उभरा। एक ऐसा शख्स जो सुल्तान की खोई हुई इज्जत और ताकत को अपनी लोहे की मुट्ठी से वापस लाने वाला था। ये था गयासुद्दीन बलबन, जो सालों से पर्दे के पीछे रहकर सत्ता चला रहा था। वो आखिरकार 1266 में खुद सुल्तान बन गया। उसने सुल्तान की गिरती हुई साख को बचाने के लिए एक नया सिद्धांत दिया। उसने खुद को जिल्ले इलाही यानी धरती पर ईश्वर की परछाई घोषित किया, ताकि सबको ये संदेश जाए कि उसकी ताकत किसी सरदार की मोहताज नहीं, बल्कि सीधे ऊपर वाले से मिली है। और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए उसने जो तरीके अपनाए वो बड़ी सख्त और क्रूर थे। सबसे पहले तो उसने उसी चिलगानी को जड़ से उखाड़ फेंका जिसका वो कभी हिस्सा था। फिर एक जासूसी विभाग बनाया
और दरबार में सिजदा और पैबोज जैसी ईरानी रस्में शुरू की। उसकी नीति साफ थी, लौ एवं रक्त की नीति। मतलब जो भी उसकी सत्ता को चुनौती देगा उसे कुचल दिया जाएगा। कहते हैं उसने तो दरबार में हंसी मजाक पर भी पाबंदी लगा दी थी ताकि उसका खौफ बना रहे। तो बलबन ने एक ताकतवर सेंट्रलाइज्ड राज्य तो बना दिया, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सिस्टम इस मजबूत शासक के बिना भी टिक पाएगा? देखिए, बलबन ने जो भी स्थिरता बनाई थी वो पूरी तरह से उसकी अपनी शख्सियत पर टिकी थी, और एक निजी दुख ने उसे तोड़ कर रख दिया। हुआ ये कि उसका सबसे काबिल बेटा शहजादा मोहम्मद एक मंगोल हमले में मारा गया। कहते हैं कि बलबन अपने बेटे के गम में ही चल बसा। उसकी मौत के बाद जो हुआ वो और भी बुरा था। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और नाकाबिल निकले। उसका पोता ककुबाद तो बस ऐशो आराम में डूब गया, और नतीजा सिर्फ 3 साल के अंदर खिलजियों ने आखिरी शासक की हत्या करके इस राजवंश का खात्मा कर दिया। तो अंत में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या गुलाम वंश की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी? देखिए, ये राजवंश ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन जैसे बहुत ही ताकतवर लोगों पर टिका था, लेकिन शायद इसने कभी ऐसे मजबूत सिस्टम या संस्थाएं नहीं बनाई जो इन करिश्माई शासकों के बिना भी सल्तनत को संभाल सकती।